बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हमारे पास लेसन है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। CNA और BSN नर्सिंग में द कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर सेक्टर में। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रांसमिशन, बीमारियों की ट्रांसमिशन उनको फैलने से रोकता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। स्टॉप डिकम्पोजिशन एंड स्पॉलेज एंड प्रिवेंट अनवांटेड माइक्रोबियल कंटामिनेशन और ऐसी माइक्रोबियल कंटामिनेशन को स्टॉप करता है जो बीमारियां फैलाती है और जो इन्फेक्शन काज करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंट्रोल बाय मीन ऑफ फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कंट्रोल किया जाता है, उनमें दो तरीके होते हैं। पहला है फिजिकल एजेंट, दूसरा है केमिकल एजेंट। फिजिकल तरीके से भी उनको ख़त्म किया जाता है और केमिकल मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल हैं, अल्कोहल, फिनाइल वगैरह, अल्डिहाइड्स, और ये फिनाइल वगैरह के ज़रिए से केमिकल की ग्रोथ को कम से कम किया जाता है या फिर उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। माइक्रोब जो पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी कंटामिनेशन ना हो सके। जब कंटेमिनेशन नहीं होगी तो बीमारियां कम से कम फैलेंगी, इन्फेक्शन कम से कम काजेज़ होंगे। माइक्रोबियल कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग डिफरेंट एस्पेक्ट। माइक्रोबियल का जो कंट्रोल होता है उसका इम्पॉर्टेंट है, चंद नीचे ये दिए गए हैं, प्रिवेंशन उसकी दी गई है, इसमें बहुत ज़रूरी है। हम कैसे काम कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट में है जी मिनिमाइज क्रॉस एंड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। हम कम से कम कर सकते हैं क्रॉस और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को, बिल्कुल कम से कम कर सकते हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जो मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है। अगर वो ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ है, TB का मरीज़ है या दमे का मरीज़ है, तो उसके ज़्यादा स्टे करने से उसके साथ जो पैथोजन है, वो जर्म्स हैं, वो उसके बेड के साथ लगेंगे और उसकी वजह से वो कंटामिनेशन उनकी हो सकती है, वो फैल सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्म्स वो फैल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो दूसरे पेशेंट होंगे या फिर जो हेल्थ केयर सेक्टर का अमला होगा, उसको भी वो अपनी लपेट में ले सकते हैं। तो उस नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए मिनिमाइज़ करना ज़रूरी होता है। सेकंड हमारे पास है प्रिवेंट्स सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। जितने भी सर्जिकल हमारे पास हालात होते हैं, सर्जिकल कंटामिनेशन उनसे कम हो सकती है जब हम एक पेशेंट की सर्जरी करते हैं। तो उसके बाद अगर हम अपने स्टेरिलाइजेशन नहीं करते हैं अपने इक्विपमेंट की, तो उससे भी अगर दूसरे पेशेंट को वही हम इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी कंटामिनेशन हो सकती है। लिहाजा इसको प्रिवेंट करना चाहिए सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन को। तीसरे नंबर पर डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट। डिक्रीज़ करता है, कम से कम करता है बीमारी के रेट को, और फिर बीमारी के रेट को कम करता है और मौत भी बहुत ज़्यादा फिर कम होना शुरू हो जाती है। प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। माइक्रोबियल कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे फूड जो है, खुराक जो हमारी, वो ख़राब नहीं होती और उसको हमने कई माह के लिए हम उसको सेव करके रख सकते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मंथ्स। कई महीनों के लिए फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। इम्प्रूव द इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और बहुत सी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेव किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो सकें। इंश्योर द प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू पब्लिक। और मुख्तलिफ़ जो पब्लिक वाटर होता है उनके फ़िल्टर प्लांट लगाए जाते हैं ताकि पानी जो है पब्लिक को वो साफ़ से साफ़ मिले, ताकि माइक्रोब की जो है कंटामिनेशन ना हो सके और लोग बीमारी से बच सकें और डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकें। इसलिए हम पानी को भी उसको साफ़ करते हैं। हमारे जो इसमें नीचे की टर्म हमारे पास हैं, जैसा स्टीरिलाइजेशन है। स्टीरिलाइजेशन एक मेथड है, इसके ज़रिए द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग एंडोस्पोर्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। स्टीरिलाइजेशन के मेथड के तहत डिस्ट्रक्शन तमाम किस्म के माइक्रोबियल लाइफ को
जो एंडोस्पोर्स के अंदर होते हैं उनको भी ख़त्म किया जाता है। ये एक फ़िज़िकल तरीक़ेकार है जिसके लिए तमाम माइक्रोबियल, हर किस्म का माइक्रोबियल लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म की जाती है। सेकंड हमारे पास है डिसइंफेक्शन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर causes diseases usually involves the removal of vegetative pathogen। डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उस पॉइंट तक कम कर देना कि जहाँ से वो बीमारियाँ ना फैला सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जो डिफरेंट पैथोजन है, ये ख़ास तादाद में जब हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर ये बीमारी काज करते हैं। अगर अपनी मतलूबा तादाद से ये कम हो तो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इनको बीमारी काज नहीं करने देते। लेकिन अगर हमारे एंटीबॉडी से इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर ये जर्म्स जो हैं वो उनके साथ मिल के बीमारी काज करते हैं। तो लिहाजा इनको ऐसे उसकी उन लिमिट तक इसको कम कर देना ताकि वहाँ से वो बीमारी को ना फैला सकें। यानी जब भी हम कैनुलेशन करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले उस जगह को डिसइंफेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल वगैरह से डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि बीमारियाँ कोई भी जर्म जो है वहाँ से अंदर ना जाने पाए, ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए वो जगह, उस नंबर तक वो काम हो जाए ताकि मज़ीद बीमारी कास ना हो सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट क्या चीज़ है? एन एजेंट अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू बी डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड ऐसी चीज़ होती है कि एजेंट होता है जिसके ज़रिए हम माइक्रोबियल ग्रोथ को कम से कम करते हैं और जिसके ज़रिए वो जगह हम डिसइंफेक्ट करते हैं वो एजेंट होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, ए केमिकल एजेंट अप्लाइड टू स्किन और लिविंग टिश्यू टू लिमिट माइक्रोबियल ग्रोथ। एंटीसेप्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए केमिकल है, ये एंटीसेप्टिक जो अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर या लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर ताकि उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ कम से कम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है सैनिटाइजेशन, द ट्रीटमेंट ऑफ फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज्ड टू मीट पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइज चांसेस ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। सोप एंड हॉट वाटर के ज़रिए सैनिटाइज़ कर दिया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को ताकि जो हमारी फूड होती है और मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट होते हैं वो पब्लिक स्टैंडर्ड के मुताबिक बन जाएँ और कम से कम चांस हो बीमारियाँ फैलने का और ट्रांसमिशन होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ या बिल्कुल बहुत कम हो सके, जिसमें हम सोप इस्तेमाल करके सैनिटाइजेशन करते हैं या हॉट वाटर के ज़रिए गर्म पानी में करते हैं। सेप्सिस कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जिस जगह पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उस जगह जहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो रही होती है उसको हम सेप्सिस कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद हैं। एसेप्सिस कहते हैं द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। एसेप्सिस मीन कि जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते, एसेप्सिस एरिया कहलाता है। जहाँ से उनकी मज़ीद कंटामिनेशन नहीं होती वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट, ये ऐसे एजेंट हैं एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये एजेंट हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। जर्मिसाइड, एन एजेंट दैट किल सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्मिसाइड एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बैक्टीरिसाइड कहते हैं एजेंट दैट किल बैक्टीरिया, एक एजेंट होता है सिर्फ बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होता है। वायरोसाइड एक ऐसा एजेंट होता है जैसा कि उसके नाम से भी ज़ाहिर है, इनएक्टिवेट वायरस को इनएक्टिव कर देता है ताकि वो मज़ीद ना फैल सके। फंजीसाइड एन एजेंट दैट किल फंगी, जो फंजाई को ख़त्म करता है या फंगी को किल करता है उसको फंजीसाइड कहते हैं। स्पोरोसाइड एक ऐसा एजेंट है, इस एजेंट की मदद से बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स और फंगल के एंडोस्पोर्स के अंदर से भी बैक्टीरिया को बिल्कुल ये ख़त्म कर देता है। फिर सेकेंडली हमारे पास मेथड ऑफ कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक फिज़िकल मेथड है, फिज़िकल है, दूसरा केमिकल है। फिज़िकल मेथड टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें हमारे पास हीट आ जाती है, फिल्ट्रेशन है और रेडिएशन है। इन तीन तरीक़ों की मदद से हम बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसको कम से कम कर सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल के में हमारे पास 7 गैसेस आती हैं, हमारे पास 7 केमिकल आते हैं जिनकी मदद से हम बैक्टीरियल की ग्रोथ को कम से कम क्या कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है,
सेकेंडली फिनाइल हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट हैं, एल्डिहाइड्स है, हेलोजन हैं, हैवी मेटल है, डाइज हैं, गैसेस हैं, एथिलीन ऑक्साइड। गैसेस में हमारे पास एथिलीन ऑक्साइड ही होती है। और ड्राई हीट हीट में हमारे पास ड्राई हीट होती है। ड्राई हीट मीन के आपने इंकुलेटिंग लूप्स और नीडल को जो इंक्लूड किया जाता है, जिससे डायरेक्ट फ्लेमिंग की जाती है, उनको जलाया जाता है, स्टरीलाइज किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिरिंजें होती हैं या नीडल्स होती हैं या कप होते हैं या बॉटल होती हैं जो मेडिकल जो इस्तेमाल शुदा होती हैं, उनको इसके ज़रिए से इन्फ्लेमिंग के ज़रिए से जलाया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है यानी ड्राई हीट के ज़रिए। सेकेंडली इंसिनेशन इफेक्टिव वे टू स्टरलाइज डिस्पोजल आइटम्स, कप्स, पेपर, ड्रेसिंग, फिल्टर। इन चीज़ों को इंसिनेशन के ज़रिए इंसिनेशन प्लांट के अंदर ख़त्म किया जाता है। डिस्पोजेबल जितने भी चीज़ें हैं इनको वहाँ पे जलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स बाय पैसेज ऑफ लिक्विड और थ्रू एयर और स्क्रीन लाइक मटेरियल विद अ स्मॉल पोर्स यूज्ड टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक वैक्सीन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एंड सब कल्चर मीडिया के ज़रिए से ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, जिसमें रिमूव किया जाता है माइक्रोबियल को एक लिक्विड को गुजारा जाता है, एक स्क्रीन होती है उसके अंदर से, और फिर जितनी भी ये मुख्तलिफ़ वैक्सीन होती हैं, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं और सब दूसरे कल्चर मीडिया के ज़रिए से उनको स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट हीट आती है। मोस्ट हीट के ज़रिए किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोगुलेटिंग देयर प्रोटीन इन जनरल। मोस्ट हीट एज सच इफेक्टिव देन ड्राई। ये जो हीट होती है, मोस्ट हीट है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हीट होती है ड्राई हीट के मुकाबले में। ये रिलायबल होती है। स्टरलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव दैट ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। इसके ज़रिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है, ताकि बॉइलिंग पॉइंट से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाए, कम से कम किया जा सके। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। इसकी ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसके ज़रिए जिसमें एक चैम्बर होता है, उसको हॉट वाटर से, पानी से, एक प्रेशर से भर दिया जाता है और उसके बाद फिर 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 psi के प्रेशर के ऊपर तमाम उसको गर्म किया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्जिकल आलात हैं वो उसमें डाले जाते हैं, ताकि वो जो पैथोजन ख़त्म हो जाए, ऑर्गेनिज्म उनसे किल हो जाएँ। ऑटोक्लेव मशीन है जो हॉस्पिटलों के अंदर यूज़ होती है। पास्चराइजेशन का एक मेथड यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉलेज ऑफ पीर मिल्क, वाइन जूसेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए माइक्रोब्स को कम से कम किया जा सकता है और इसको फूड को ख़राब होने से ये बचाता है। जैसा कि दूध डब्बे की दूध की पैकिंग वगैरह होती है या दूसरे वाइन और जूसेस वगैरह के डब्बों के अंदर पैक कर दिए जाते हैं, ताकि वो ख़ास मुद्दत तक ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर यही दूध के डब्बे या जूस के डब्बा थोड़ा सा भी खोल के आप छोड़ दें तो कुछ ही दिनों बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेफ्रिजरेशन आता है। जिस तरह हॉट वाटर एक बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है, इसी तरह अगर माइक्रोबियल ग्रोथ रेफ्रिजरेशन उससे अब इन माइक्रोब्स को एक ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत है, वहाँ से ये अपनी ग्रोथ करते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो फिर ये इसकी ग्रोथ नहीं होती है, और अगर कम कर दिया जाए टेम्परेचर यानी फ्रीज़ कर दिया जाए इनको, तो फिर भी इनकी कंटामिनेशन नहीं होती। टेम्परेचर फ्राम 0 to 7 C डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर को रखा जाए, इट एक्सर्ट बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट ऑफ मोस्ट माइक्रोब्स सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टॉक्सिन। अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री या 7 डिग्री के बीच में रखा जाए तो इससे बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट जो है वो कम से कम हो जाता है, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इससे इनकी कंटामिनेशन रुक जाती है। फिर नीचे डाइसेक्शन आता है। इट इज़ डेसिकेशन होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब। इसके ज़रिए से पानी को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स की कंटामिनेशन के लिए वाटर एक ज़रूरी व्हीकल है। तमाम जितने माइक्रोबियल ग्रोथ है उनके लिए वाटर एक व्हीकल का काम देता है। तो वाटर के अंदर जो माइक्रोब जो हैं वो कंटामिनेशन करते हैं, तो अगर पानी रिमूव कर दिया जाए तो एन एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रोथ और रिप्रोड्यूस। और अगर पानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो माइक्रोब जो है अपना ग्रो करना बंद कर देंगे, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे वहाँ से।
but some may remain viable for years. After water become available, they start growing again. लेकिन वहाँ पे वो ये सालों तक रह सकते हैं, फिर अगर वहाँ पे पानी की मौजूदगी हो जाए दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे. Osmotic pressure, the uses of high concentration of salt and sugar in food to use increase osmotic pressure and create a hypertonic environment. osmotic pressure के ज़रिए भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को बहुत ज़्यादा तादाद में उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट और शुगर लगा के हाई कंसनट्रेशन में उसको प्रिजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है osmotic pressure के ज़रिए से, ताकि वो एनवायरनमेंट से बच सकें. सेकेंडली हमारे पास जो गैसेस का मेथड है उसमें रेडिएशन फिर 3 किस्म की हमारे पास होती है. आयनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेज, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं. इनके ज़रिए से एक हाई एनर्जी रेस है, शॉर्ट लेंथ की वेव की जो रेज होती है वो छोड़ी जाती है, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है. ये डिसलॉज इलेक्ट्रॉन एटम और फॉर्म आयन्स को ख़त्म करती है. ये कॉज maturation DNA and produce peroxide used to sterilize pharmaceutical disposable medical supplies. जहाँ पे डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज फार्मास्यूटिकल के में ये गामा रेज वगैरह यूज़ होती हैं और इसके ज़रिए से बैक्टीरियल कंटामिनेशन कम की जाती है या बिल्कुल ख़त्म की जाती है. फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट ionizing रेडिएशन होती हैं. वेव लेंथ इज़ लॉन्गर देन 1 नैनोमीटर. इनकी जो वेव लेंथ होती है, शुआएँ इनकी जो होती हैं वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होती हैं. ये डैमेज करती है डीएनए को और बाय प्रोड्यूसिंग थायमीन और डायमर्स गैस में शुआएँ निकलती हैं, उनके ज़रिए डीएनए जो है वो उसको डैमेज कर देती हैं और इसके ज़रिए डिसइंफेक्ट किया जाता है. ऑपरेशन रूम्स में या नर्सरीज जहाँ पे बेबीज़ होते हैं या कैफेटेरियाज़ के या चाय पीने की जगह पे या कैंटीन वगैरह में ये इस्तेमाल होती हैं. उसके बाद हमारे पास केमिकल मेथड है कंट्रोल करने का माइक्रोबियल ग्रोथ को, जिसमें हमारे पास फेनॉइल और कार्बोलिक एसिड आता है. फेनॉइल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. वॉज फर्स्ट यूज बाय लिस्टर एज अ डिसइंफेक्टेंट. लिस्टर के तौर पे उसको डिसइंफेक्टेंट एजेंट इस्तेमाल किया जाता था. ये डिस्ट्रॉय कर देता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देता है और प्रोटीन को डीनेचर कर देता है. प्रोटीन नहीं बनेगी, प्लाज्मा डीनेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माइक्रोब जो है उनकी कंटामिनेशन नहीं हो सकती, वो रुक जाती है. हेलोजेंस इफेक्टिव एलोन एंड कंपाउंड. इसको खाली भी हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एलोन अकेले में भी, और कंपाउंड या मिक्सचर में किसी चीज़ के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली आयोडीन टेंचर जो है वो प्रोटीन प्रोटीन को डीनेचर कर देती है और ये कपड़ों में दाग जो हैं लग जाते हैं उनको भी साफ़ या स्किन में भी सफाई के लिए यूज़ होती है. सेकेंडली हमारे पास क्लोरीन है. जैसे हमने बताया था कि वाटर को फ़िल्टर किया जाता है, उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है ताकि पानी पीने के काबिल हो जा सके और इससे बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो है वाटर के अंदर वो ख़त्म हो जाती है. यूज़ टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पूल्स एंड सीवेज के जहाँ सीवेज वाटर होता है या पूल्स होते हैं वहाँ पे क्लोरीन डाली जाती है ताकि ईजिली इनएक्टिवेटेड बाई ऑर्गेनिक मटीरियल, ऑर्गेनिक जो मटीरियल है उनको कम किया जा सके, इनएक्टिव किया जा सके ताकि कंटामिनेशन उनकी ना हो सके, उनकी कंटामिनेशन रुक जाए ताकि पानी साफ़ लोगों को मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ उनकी गेन हो और बीमारियां कम से कम फैलें वहाँ से. व्हेन मिक्स्ड इन वाटर फ्रॉम हाइपोक्लोरस एसिड. तीसरे नंबर पे हमारे पास डिसइंफेक्टेंट एजेंट हैं जिसमें अल्कोहल, ये किल मोस्ट बैक्टीरिया को किल करती है. फंगी बट नॉट एंडोस्पोर. फंगी को भी करने के एंडोस्पोर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वहाँ पे ये नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वहाँ पे यहाँ ये नहीं पहुँच सकती. नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन एंड डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन. ये डीनेचर प्रोटीन को डीनेचर कर देती है और सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है, ख़त्म कर देती है. सेकेंडली एवोपरेट लीविंग टू रिटर्न. यूज टू मैकेनिकल वाइप माइक्रोब्स ऑफ स्किन बिफोर इंजेक्शन और ब्लड ड्राइविंग. ये मैकेनिकली वाइप के तौर पे सफाई के लिए माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है. स्किन के ऊपर से चाहे इंजेक्शन लगाने से पहले वहाँ पे क्लीन की जाती है, वाइप किया जाता है, या ब्लड लेने से पहले वहाँ पे भी यूज़ होती है ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया कंटामिनेशन ख़त्म हो सके या कम से कम की जा सके. फिर नेक्स्ट हमारे पास हैवी मेटल आते हैं. हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड और माइक्रोबिसाइडल. हैवी मेटल जो होते हैं उनके कंपाउंड जो होते हैं माइक्रोबिसाइडल होते हैं. इंक्लूड कॉपर, सेलेनियम या मरकरी. इसमें से सिल्वर और जिंक. द प्रॉपर्टी ऑफ हैवी मेटल टू एक्सर्ट
बायोसिडल इफेक्ट इज कॉल्ड ओलिगोडायनेमिक एक्शन इनको कहा जाता है, और इनके ज़रिए एविमेडल के ज़रिए भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कम से कम किया जा सकता है, कम से कम किया जाता है, और इसकी कंटामिनेशन वहाँ से रोकी जा सकती है। इसके ज़रिए उनकी कंटामिनेशन नहीं होती। हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। इससे हमारे पास ओजोन आ गया। इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, पानी को डिसइंफेक्ट करने के तौर पे इस्तेमाल होती है। हेल्प न्यूट्रलाइज अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑडर्स, ये जो जायके वगैरह को उसमें जो अनप्लेजेंट हो जाते हैं या जायका ख़त्म हो जाता है या जायका नहीं आता, उसको ठीक करने के लिए, नेचुरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अनप्लेजेंट टेस्ट के लिए तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है। मोर इफेक्टिव एजेंट, क्लोरीन से ज़्यादा ये इफेक्टिव एजेंट के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ इन एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये इफ़ेक्टिव है, इन्फेक्शन के अंदर इनवेट ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से कम करती है, और वहाँ जो हमारा कोई भी जो हमारा ज़ख़म होता है, इन्फेक्शन होता है, वहाँ से उसको डिसइंफेक्ट करती है, वहाँ से कंटामिनेशन उसकी ख़त्म होती है बैक्टीरिया की, तो वो हमारा जो इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। फिर हमारे पास जैसे गैसेस मेथड आ गया। गैसेस मेथड में हमारे पास एथिलीन ऑक्साइड आती है। नीचे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स से कैसे माइक्रोबियल वायरस को किल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर दोज सब्सटेंस और एजेंट विच आइदर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट देयर ग्रोथ। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे एजेंट हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म करते हैं या बिल्कुल उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। सो दे विल नॉट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, वो अब मज़ीद अपनी आबादी को वहाँ से बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा कंटामिनेशन उनकी नहीं हो सकती। एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एराडिकेट डिजीज़ इन्फेक्शन एजेंट फ्राम होस्ट सेल। एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये जो डिजीज़ और इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करते हैं, उनको फैलने नहीं देते। जैसे कि हमारे पास दो किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। अगर हम बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में, जनरली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे काम करती है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत से बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं या नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, वो भी उनको भी ख़त्म कर देती है, और कुछ नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे ये काम करती है। व्हेन यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो जाए कि वाकई हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन हमें उसकी कॉज मालूम ना हो सके कि एजेंट हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, उसका एजेंट हमें मालूम ना हो सके किस एजेंट की मदद से, किस एजेंट ने ये इन्फेक्शन काज किया है, तो फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन इस ब्रॉड एंटीबायोटिक्स की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी असर पड़ता है, और ग्राम नेगेटिव दोनों की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। सेकेंडली हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। अफेक्टिव अगेंस्ट ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का ख़ास ग्रुप होता है, उसके ख़िलाफ़ ये काम करती है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम नहीं करती, लेकिन स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया उसी के ख़िलाफ़ काम करती है। यूज़ व्हेन पॉजिटिव एजेंट हैज़ बीन डिटेक्टेड, जब हमें पता होता है कि ये इस बैक्टीरिया की मदद, इस बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया के कंटामिनेशन की वजह से ये हमारी डिजीज़ काज हुई है, उसको हम फिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर वो उस बैक्टीरिया की कंटामिनेशन को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है, या उसको बिल्कुल रोक देती है। फिर हमारा जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने लगता है। ये था हमारा आज का लेसन। अगले लेसन तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।